गुड मॉर्निंग। श्याम कॉलेज बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर, स्वागत है आपका। सस्य विज्ञान की इस क्लास में, सस्य विज्ञान की पिछली क्लास में हमने सस्य विज्ञान की परिभाषा देखी थी और जनरल तौर पर यह देखा था कि सस्य विज्ञान में क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। वो थोड़ा सा जरूरी इसलिए रहता है कि बच्चे को ये थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो हम आज का जो टॉपिक है, आज से वो आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है, जहां पर आपको मेन मेहनत करनी है। पहला ही टॉपिक है जो हर किसान के लिए भी पहला टॉपिक होता है, हर बच्चे के लिए भी पहला टॉपिक होता है, हर स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए भी सबसे अच्छा पहला टॉपिक यही रहता है। क्योंकि जब तक बीज अंकुरित नहीं होगा तब तक फसल नहीं बनेगी। तो हमारा पहला टॉपिक भी क्या है? बीज। तो हमारा पहला टॉपिक है बीज, सीड। जब तक किसान बीज नहीं उगाएगा तो फसल नहीं बनेगी, और जब तक हम बीज नहीं पढ़ेंगे तो बाकी चीजों के बारे में भी हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए मैंने पहला टॉपिक बीज ही चुना है। और ये जो आपके सिलेबस में है वो बीज और बीज के प्रकार है। इसको हम कुल मिलाकर 3 से 4 जो पीरियड होंगे आपके, 3 से 4 जो ऑनलाइन वीडियोस होगी उसमें कंप्लीट करेंगे, तो उसमें देखेंगे 3 से 4 वीडियोस में। तो आपका सबसे पहले हम बेसिक से बात करते हैं, आज परिभाषा की बात करेंगे और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। बीज तैयार कैसे होता है, बनता कैसे है, अलग अलग चीजें इसमें जानेंगे। तो पहले देखते हैं बीज होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, देखिए समझिएगा कि फ्लावर होता है कुछ इस प्रकार की संरचना फ्लावर की बनी होती है। हमें फ्लावर से या फूल से कोई मतलब नहीं है, हमें बीज पढ़ना है तो हम बीज की बात ज्यादा करेंगे। ये फूल को हम आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे और ना हमें ज्यादा सस्य विज्ञान पढ़ते टाइम इससे मतलब होता है। ये थोड़ा सा एक समझने के लिए आपको बताया गया है। देखो, ये आप सभी को पता है कि ये नर भाग होता है और इसमें पुंकेसर होते हैं, पोलन्स इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये जो भाग होता है वो होता है ये नर भाग है, ये स्त्री का भाग होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है। तो यहां पर होता क्या है, यहां पर जो पोलन्स होते हैं, जो पुंकेसर्स होते हैं, वो हवा की सहायता से या कुछ में जल की सहायता से या इंसेक्ट्स की सहायता से, यानी कि जो आपकी मक्खियां हैं या मधुमक्खियां हैं उनकी सहायता से क्या होता है, यहाँ पर जो परागकण होते हैं वो यहाँ से इस भाग पर गिरते हैं, यहाँ से स्त्री के इस भाग पर, स्त्री केसर पर गिरते हैं। तो अब होता क्या है कि या तो ये एक ही फूल के हो सकते हैं या कोई इंसेक्ट ऐसा कर सकता है कि कोई दूसरे फूल का ले आए, कोई दूसरी जाति का हो सकता है उनके साथ चिपक के आए। तो होता क्या है, अगर दूसरी जाति का, जैसे ये कोई गेहूं का फूल है या सरसों का फूल है, गेहूं का कोई पुंकेसर इस पर आ जाएगा, तो ये वाला है ना, ये वाला भाग बंद ही रहेगा, ये ओपन नहीं होता। हाँ, अगर गेहूं का ये है, ये सरसों का है, गेहूं का कोई भाग परागकण यहां पर आएगा कोई इंसेक्ट्स के साथ, तो ये ओपन नहीं होगा। हाँ, यहां पर क्या है, ये सरसों का फूल है, यहां पर सरसों का ही आ जाए तो ये ओपन हो जाता है। देखो, अब ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद यहां पर एक नली बन जाती है, यहां पर एक नली बनेगी तो ये पुंकेसर जो पोलन्स हैं वो यहां पर गिरेंगे, सॉरी जो आपके
पुकेसर्स है वो यहाँ पर गिरेंगे। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, फीमेल सेल्स होती हैं जो प्रजनन में सहायक होती हैं या जिनको अंडा या एग भी बोल देते हैं, तो उनके साथ आकर के वो मिलते हैं। ये इनके साथ आकर के मिला और यहां से बन जाता है बेटा युग्मक। यहां से क्या बन जाता है, युग्मक। हमने पहले ही कहा था ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसके, क्योंकि हम सस्य विज्ञान पढ़ रहे हैं। इसमें युग्मक बन जाता है और युग्मक से बनता है आगे की प्रोसेस चलकर बीजांड। युग्मक से क्या बनता है, बीजांड, और बीजांड से बनता है बीज। बीजांड से बनता है बीज। तो अब इसकी बायोलॉजिकल या जीव विज्ञान के अनुसार अगर इस बीज की परिभाषा बताऊं तो परिपक्व बीजांड ही क्या है, बीज है। परिपक्व बीजांड ही बीज है। बायोलॉजिकल डेफिनेशन है ये, जो आप जीव विज्ञान के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा यही है, परिपक्व बीजांड। मैच्योर ओव्यूल इज सीड, सिंपली। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सस्य विज्ञान, तो सस्य विज्ञान के अनुसार बीज की परिभाषा क्या होगी। सस्य विज्ञान के अनुसार बीज की परिभाषा सिंपल होती है कि वह कोई भी पार्ट पौधे का, वह कोई भी भाग जो नए पौधों को जन्म देता है और उनकी जाति को आगे बढ़ाने में सहायक होता है, वो क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। अब बहुत सी चीजें होती है बीज के अलावा भी जिनसे पौधे आगे बढ़ते हैं या प्रवर्धन की क्रिया करते हैं। आपने शायद उद्यान विज्ञान के कुछ पाठों में या प्रवर्धन का कोई चैप्टर रहता है आपके, तो उसमें पढ़ा होगा, जिसमें आती है कटिंग है, लेयरिंग है, कलिका बोलते हैं जिसको, कलिकायन है, ग्राफ्टिंग है, एयर लेयरिंग है, बहुत सी चीजें होती है। यानी कि नॉर्मल तौर पर यूँ बात करें कि जैसे कोई गुलाब की शाखा है या अनार की कोई शाखा है, उसको काट करके नया पौधा विकसित करना प्रवर्धन का कहलाता है। लेकिन सस्य विज्ञान की परिभाषा के अनुसार, सस्य विज्ञान के परिभाषा के अनुसार बीज कहलाता है वह। बीज कैसे, क्योंकि सस्य विज्ञान की परिभाषा ही सिंपल कहती है कि जिस पौधे के जिस भाग से आप क्या कर सकते हैं, नया पौधा विकसित कर सकते हैं, उसकी जाति को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम बीज कहते हैं, प्रवर्धन कहते हैं। इतनी बात सिंपल थी बहुत। अब देखो, दो प्रकार का प्रवर्धन या प्रजनन हो सकता है पौधों में। दो प्रकार का प्रवर्धन या प्रजनन कैसे हो सकता है, एक तो लैंगिक, लैंगिक यानी कि सेक्सुअल, जिसमें और दूसरा रहता है एसेक्सुअल और अलैंगिक। सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, नर और मादा। और एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे कोई भी एक पौधा है, कोई भी एक पौधा है, उसकी एक शाखा है, उसको अलग कर लिया, अब एक पौधे से ही बन गया ना। और दूसरा जो लैंगिक प्रवर्धन है, उसमें लैंगिक प्रवर्धन में क्या है, ये कोई एक पौधा है, ये कोई दूसरा पौधा हो गया, ये जब तक इसका पुंकेसर इसके संतरिकेसर से नहीं मिलेगा तब तक नया पौधा विकसित नहीं होगा। यानी कि इसमें दो पौधों की आवश्यकता होती है, या दो पौधे नहीं तो कम से कम दो फूलों की आवश्यकता तो होती ही होती है। तो लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं। इसके भी ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन समझने के लिए देख लिया हमने। तो हमें क्या करना है, हमें सीधा सिंपल सी बायोलॉजिकल डेफिनेशन याद रखनी है। तो सीधा सा बोल देंगे कि परिपक्व बीजांड है उसको बीज कहते हैं, मैच्योर ओव्यूल इज नोन एज सीड, और दूसरा सीड सस्य विज्ञान हम जैसे पढ़ रहे हैं, सस्य विज्ञान के अनुसार इसकी परिभाषा क्या रहती है कि पौधे का वह कोई भी भाग जिससे उसी प्रकार का नया पौधा प्राप्त किया जा सकता है जिससे उसकी जाति आगे बढ़ेगी। यानी कि जिससे उसकी जाति आगे बढ़ेगी, यानी कि आम है तो आम से आम का पौधा मिलेगा, नींबू है तो नींबू से आगे नींबू का पौधा मिलेगा। हाँ, इसमें कुछ मिक्सअप भी हो सकता है, लेकिन वो फिर प्रवर्धन के अलग मेथड्स में आता है। हाँ, बीज की परिभाषा के बारे में पता चल गया। तो
मुख्य तौर पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा आगे डीप में जाकर के रिलेट करेंगे कि भारत में जो लोग खेती करते हैं ना, उनके साथ समस्याएं पता है क्या आती है? जो फार्मर है वो अनएजुकेटेड है। फार्मर को ये पता होता है कि खेत में कितनी यूरिया डालनी है, लेकिन फार्मर को ये नहीं पता होता कि यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन खेत में काम करती है, यूरिया खेत में काम नहीं करती है। फार्मर को इन चीज़ों का नहीं पता, तो इसका मतलब है फार्मर अनएजुकेटेड है। दूसरी चीज़, जो एजुकेटेड स्टूडेंट है मेरी या आपकी तरह, वो खेती नहीं करना चाहते, वो खेत में जाकर के नए इन्वेंशंस नहीं करना चाहते। उनके भी अपने रीजंस है, हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी खेती को या हमारी जो एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान जो हम पढ़ते हैं उसको इस तरह से डेवलप किया गया है, उसको इसी तरह से विकसित किया गया है कि आगे जा करके हम कोई पेस्टिसाइडल कंपनी का कीटनाशक दवाइयाँ हो जिसको आप बोलते हैं, उन कंपनीज में जा करके आप 20-50 हज़ार रुपए के लिए आप नौकरी करते रहें। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता। एग्रीकल्चर वो पढ़ते हैं, वो नए इन्वेंशन करते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो नए इन्वेंशन कर सके। और हमारे यहाँ ने लोगों ने सोच ये डेवलप कर दी है कि हम इसलिए पढ़ सकें ताकि क्या है कि आगे जा करके कोई 20-30-50 हज़ार रुपए की आप जॉब कर सकें। कोई नहीं सोचता यहाँ पर कि आपको फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना है या उनके बारे में देखना है। फार्मर्स की खुद की प्रॉब्लम है कि वो अनएजुकेटेड है, उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्होंने जो बीज लिया है, उन्होंने जो उर्वरक लिया है, उसमें एक्चुअल में है क्या। वो तो उनका एक्सपीरियंस हो जाता है गलत हो करके कि वो लास्ट में जाकर के कुछ सही होना स्टार्ट होते हैं, तो उन्हें एक्चुअल में, या फिर जो परंपरागत कृषि मिलती है उन्हें बचपन से ही वो जो खेती देखते आ रहे हैं तो उन्हें पता रहता है कि ये गेहूं का बीज है, ये सरसों का बीज है। तो पहली प्रॉब्लम तो यही है, अनएजुकेटेड फार्मर्स, और एजुकेटेड है वो फार्मिंग नहीं करना चाहते। दूसरी चीज ये रहती है कि भारत में जो मृदा है ना, उसका ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, उसका कोई ख्याल नहीं रख रहा। जब से हरित क्रांति आई है तब से उर्वरक और फर्टिलाइजर्स जो पेस्टिसाइड्स हैं वो इतने डाले जा रहे हैं कि कोई पता नहीं है, और जो मृदा है वो बंजर हो चुकी है, अनफर्टाइल हो चुकी है। अब आगे के कुछ सालों में ऐसा चलता रहा ना, 10 से 15 सालों में मृदा आपको जवाब दे देगी। मृदा बोलकर कहेगी कि नहीं बस हो गया, मैं नहीं उगा सकती, और क्योंकि उसके पास और पोषक तत्व नहीं होंगे, वो पोषक तत्वों की आदी हो चुकी होगी और वो उसकी मैक्सिमम लिमिट भी पार कर जाएगी, तो ये स्थिति आ जाएगी। तो मृदा पर ध्यान नहीं दिया गया कभी भी। हाँ, सोयल हेल्थ कार्ड है या सोयल से रिलेटेड और भी स्कीम्स चलाई गई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस किसी भी स्कीम ने ग्राउंड लेवल पर काम नहीं किया है अभी तक। हाँ, गवर्नमेंट्स दावा करती हैं कि ये जो सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसने इतने फार्मर्स को ये दिया है, ये दिया है। अब तक ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हुआ है, ये एक सच्चाई है। दूसरी चीज आ जाती है इसमें कि जो किसानों को बीज मिलता है वो इतना उपयोगी नहीं है, वो इतना अच्छा बीज नहीं मिलता कि उनका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है वो ज़्यादा हो सके। क्वालिटी नहीं है उसमें। भारत में अगर मैं बात करूं तो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, वो नए एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते या बागवानी की फसलें नहीं लगा सकते या और जो काम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते। तकरीबन 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम और 1 से 2 हेक्टेयर के फार्मर, हेक्टेयर का मतलब होता है बेटा आपको जो राजस्थान के लोग हैं उनको समझने के लिए कि 4 बीघा, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 4 बीघा, और 1 हेक्टेयर को अगर 2.47 यानी तकरीबन 2.5 एकड़, ये मतलब होता है हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर से कम जिनको सीमांत किसान या मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं, 1 से 2 हेक्टेयर जिनको छोटे किसान बोलते हैं, यानी कि जिनके पास 4 से 8 बीघा जमीन है और जिनके पास 4 बीघा जमीन से कम है, ऐसे किसान भारत में 86% है। 86% अगर ऐसे किसान हैं
तो वो कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या? वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं इसमें गेहूं और अपना कपास उगा करके, या जहां कहीं तो ऐसा हाल होता है कि वहां पर एक ही फसल होती है। तो समस्याएं भारत की कृषि में बहुत हैं, और इसके अंदर जब बड़ी समस्या ये आई कि किसी भी किसान को इतना अच्छा बेस्ट तो मिल ही नहीं सकता, बेस्ट तो नहीं, बेटर क्वालिटी का सीड नहीं मिलता, बेटर क्वालिटी का बीज ही नहीं मिलता। भारत में केवल 12% किसान ऐसे हैं जिनको अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का बीज मिलता है, और नहीं मिलता है बाकियों को। या फार्मर्स खुद यूं करते हैं कि गेहूं उगाई, अगले साल उसी को रख लिया, गेहूं उगाया उसके लिए रख लिया, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। गेहूं तो वो अगले साल जो उन्होंने बीज तैयार किया है वो रख लेते हैं, जो उन्होंने गेहूं उगाई रख लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जब आप मंडी से, बाजार से जो पेस्टिसाइडल सोप्स हैं वहाँ से लेकर के आते हैं, उस बीज में फंगिसाइड वगैरह मिला होता है, या जो उनका सीड ट्रीटमेंट किया हुआ होता है, तो आप उनको ये पता नहीं होता है एक्चुअल में, इसीलिए वो करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने बताया था, अनएजुकेटेड फार्मर है। तो बीज अगर नहीं मिलेगा तो उसके नुकसान होंगे, उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ेगी, उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा। तो अब बीज के लिए ना कानून बनाए गए हैं। 1966 में सीड एक्ट भी आया था, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना की भारत सरकार ने, और नेशनल सीड एक्ट 2002 में आया। फिर जैसे जैसे इनमें सुधार होता गया, लेकिन अभी भी हम ये सक्षम नहीं है कि सभी फार्मर्स को, या अप्रोक्सीमेट 50% फार्मर्स को तो शुद्ध बीज दे सकें। तो ये बहुत सारी कमजोरियां हैं भारत में कृषि करने की। दूसरी चीज़ है कि उत्पादों का मूल्य अच्छे से नहीं मिलता है। कुछ तकरीबन 25 से 30 क्रॉप्स ऐसे हैं जिनका एमएसपी फिक्स है, बाकी का एमएसपी फिक्स नहीं है। तो भारत में खेती करने के बहुत से ये जो चैलेंजेस है वो फेस करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें हमने एक बात की थी कि 12% किसानों को ही बीज है वो शुद्ध बीज मिलता है, या अच्छी गुणवत्ता का बीज मिलता है, बेटर क्वालिटी सीड देगा। ये रिलेटेड है आपके बीज से, इसीलिए मैंने ये सारा कमजोरी जो चैलेंजेस हैं वो बताए थे। तो 12% किसानों को अच्छी गुणवत्ता, क्या बोला? अच्छी गुणवत्ता का बीज मिलता है। तो अब ये अच्छी गुणवत्ता क्या होती है, इसको नोट करते रहेंगे साथ साथ। मैं बोलता हूं, मैं लिखता ज़्यादा नहीं हूं, मैं आपको बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। हाँ, आपको जो पॉइंट लगे वो वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे। पहला कि इसमें ना जो बीज लाते हैं, तो आप सीधी सिंपल सी चीज़ है, आप अपना देख लेना, जो बीज का कोई भी जो किसान परिवार से है, या आसपास कोई किसान परिवार से आपके पड़ोस में, तो उससे एक बीज का कोई भी पैकेट ले आना जो खाली हो, और उसके ऊपर देख लेना क्या लिखा हुआ है। जेनेटिक प्योरिटी लिखा होगा, फिजिकल प्योरिटी लिखा होगा, जर्मिनेशन परसेंटेज लिखा होगा, वीड परसेंटेज लिखा होगा, ये सारी चीज़ें उस पर लिखी हुई होती है। तो उन्हीं की बात करेंगे। तो इसमें जेनेटिक प्योरिटी पहला पॉइंट आता है। जेनेटिक प्योरिटी यानी कि उसकी शुद्धता कितनी है, जीनोटाइप है। जेनेटिक प्योरिटी का मतलब होता है कि उसने कोई और प्लांट के साथ तो क्रॉस नहीं किया है, क्या प्योर वही स्पीसीज है, वही जाति है ना, या उसके जीन तो सेम है ना, या उसका डीएनए तो वही है ना, उसमें कुछ और तो मिक्स नहीं हो गया है ना, जिससे कि हम उगाएं और नई क्वालिटी या अलग प्रकार का जो है पौधा डेवलप हो जाए। तो ऐसा तो नहीं है ना। तो ये जेनेटिक प्योरिटी है वो बेटा कितनी होनी चाहिए? 98 यानी 98% होनी चाहिए। 2% तक चल सकता है। ये मैं खुद नहीं बोल रहा, ये भारत के सीड एक्ट के अनुसार चीजें हैं। तो इसका सबसे पहले ध्यान रखना है। 4-5 बातें हैं मुख्य हैं जो हमें ध्यान रखना है। दूसरा है फिजिकल प्योरिटी। अब फिजिकल प्योरिटी क्या होती है? सॉरी, अब फिजिकल प्योरिटी क्या होती है? भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता क्या होती है? भौतिक शुद्धता होती है कि जो आपको नंगी आंखों से देखने से मिल जाता है ना, कि इसमें तो ये है, कंकड़ है, पत्थर है, भूसा है, या घास फूस है, जो भी उसके साथ है,
वो उसमें 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि उसकी फिजिकल प्योरिटी भी कितनी होनी चाहिए, 98%। भौतिक शुद्धता भी कितनी चाहिए हमें, 98%, 98%। जेनेटिक प्योरिटी 98%, फिजिकल भौतिक शुद्धता 98%। तीसरी चीज आती है आपका, सॉरी, पहले भौतिक, ये जो है भौतिक शुद्धता कैसे निकालते हैं या इसको किस प्रकार से निकाला जा सकता है, इसको निकालने का क्या फार्मूला रहता है, तो वो देख लेते हैं। W1 माइनस W2 बटे W1 इंटू 100, W1 माइनस W2 बटा W1 गुणा 100। तो ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब इसमें W1 W2 क्या है, W1 वो क्रॉप है, वो फसल का बीज है जो आपको बोना है, W1 वो नमूना है, जो क्रॉप आपको, जो फसल आपको लगानी है, जो फसल का बीज आपके पास है, वो है W1। फिर W2 क्या है, W2 है जो कंकड़ पत्थर या कुछ भी उसमें जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है उसको निकाल करके उसका वेट करना, वो क्या है, W2। ये भार है दोनों, याद रहेगा। ये भौतिक शुद्धता को निकालने का सूत्र रहता है। तीसरी चीज आती है, हाँ इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। 98% अप्रोक्सीमेशन लेता है, लेकिन छोटे जैसे बीज होते हैं उनमें थोड़ा सा इम्प्योरिटी है वो ज़्यादा हो सकती है। जैसे गाजर का बीज होता है, छोटा बीज होता है गाजर का, बहुत छोटा, तम्बाकू के जितना, तम्बाकू से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसमें क्या है कि तकरीबन अगर तंबाकू या जो गाजर है उसकी बात करें, गाजर या तंबाकू में एक जैसी चाहिए, 95% तक काम चल सकता है। किसका, फिजिकल इम्प्योरिटी। 95 यानी 95% हो तो भी काम चल जाएगा, तो भी सरकार मान्य करेगी। दूसरा चीज आता है, अगर आप तिल की बात करें, तिल में 96% से काम चल जाता है। मूंगफली है, मूंगफली में 97% तक हो सकता है, 3% की छूट है इसमें। ये अलग अलग वैरी करता रहता है, लेकिन आपसे सामान्य तौर पर पूछ लिया जाए कि भौतिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए, तो वो 98% होनी चाहिए। तो इतनी बातों का ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज आती है कि इसमें वीड प्रतिशत यानी खरपतवार प्रतिशत कितना होना चाहिए। जो बीज है आपका उसमें खरपतवार प्रतिशत है वो 0.1% से कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अगली चीज आती है इसमें, अगली चीज आती है इसमें कि इसमें ना जो अंकुरण प्रतिशत है, अंकुरण प्रतिशत यानी जर्मिनेशन परसेंटेज है, वो भी वेरी करता है। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग होता है। छोटे थोड़े जो बीज होते हैं उनके लिए कम होता है, जिनका आकार बीजों का बड़ा होता है उनके लिए जर्मिनेशन परसेंटेज ज़्यादा होता है। लेकिन अप्रोक्सीमेट यानी कि 95%, इसका मतलब है कि 100 में से 95 बीज उगने ही उगने चाहिए। ये तो कंपलसरी है 95%, तो बाकी वेरी करता है, 96, 97, 98 भी हो सकता है जिनके बीज बड़े होते हैं। तो ये है उनकी अंकुरण प्रतिशत। एक चीज और रहती है इसमें कि जो बीज है वो कीटनाशी से या फफूंदनाशी से क्या है उनका क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट किया हुआ होना चाहिए। कैप्टान है, थायराम, फंगिसाइड जैसे ये बीजोपचार के लिए जो काम में आती है, तो इनके बीज को बीजोपचारित किया हुआ होना चाहिए। तो बीज उपचारित होना चाहिए। इसका बीज क्या है, उपचारित होना चाहिए। एक चीज इसमें रहती है कि कोई भी ऐसा बीज जिसका क्या है, कीट है या जो कीट ने खा लिया है या स्टोरेज में जिसकी डोरमेंसी आ गई है, तो उस प्रकार के बीज कभी भी हमें नहीं लेने हैं या कभी भी हमें नहीं लगाने हैं। उस प्रकार के बीजों को हमें निकाल देना है।
एक चीज इसमें और आती है कि दूसरी फसल का कोई बीज अगर इसमें है तो उसकी शुद्धता है वो कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 0.1 से 0.2%। इससे ज्यादा कोई और फसल का बीज हम नहीं ले सकते। तो इसमें हमने आज का जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा है कि बीज क्या होता है। सबसे पहले मैंने बायोलॉजिकल डेफिनेशन, जीव विज्ञान की जो परिभाषा थी वो बताई थी कि परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। सस्य विज्ञान की परिभाषा बताई थी, सस्य विज्ञान के अनुसार बीज की परिभाषा बताई थी। क्या बताया था कि पौधे का कोई भी भाग जिससे उसकी जाति आगे बढ़ सकती है, जिससे उसी प्रकार का पौधा डेवलप किया जा सकता है, क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। फिर हमने बताया था कि भारत के तकरीबन 12% लोगों को ही शुद्ध बीज मिल पाता है। अब शुद्ध बीज होता क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें हमने देखा था कि उसमें भौतिक शुद्धता होनी चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए, खरपतवार के बीज नहीं होने चाहिए, बीज उपचारित किए हुए होने चाहिए। इस प्रकार उसमें खरपतवार, दूसरी फसल का कोई बीज नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी किस्म है, फसल सेम हो सकती है, किस्म दूसरी हो तो भी बीज खराब है, बीज नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हम जब बीज उत्पन्न करते हैं ना, बीज उत्पादन करते हैं तो उसमें तब परेशानी आती है किसानों को, दूसरी किस्म का बीज उसमें मिक्स हो जाता है। तो इस प्रकार के जो थे हमने डिस्कस किए। उसके बाद में हमें पढ़ना है बीज के प्रकार, बीज की जो पॉलिसीज आई है या जो सीड एक्ट है या इसका थोड़ा सा जो पास्ट है सीड का वो पढ़ेंगे। बीज के प्रकार क्या हैं, बीज के लेबल क्या हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसको हम 3 से 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।